पेज नंबर बताओ क्या? सूरज ने बुक मंगवा ली क्या? हाँ, सूरज से। गजब यार ओके। सूरज, शाबाश, मोगैम्बो खुश हुआ। अब तो सूरज इस बार क्वालिफाई होना ही है सूरज, है बहुत, तूने 2-3 इकट्ठी कर ली बुक्स, है ना? गुड। ठीक है, तो सेल डिवीजन जो है वो बेसिकली एक ऐसा सेल के रिप्रोडक्शन का एक जो है तरीका है। ठीक है, तो सेल डिवीजन बेसिकली किस लिए किया जाता है? ताकि उस सेल की जो एग्जिस्टेंस है वो बनी रहे। आपको पता है हर एक सेल की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, उस लाइफ के बियॉन्ड वो नहीं जाता, उसके अंदर ही उसको अपना परफॉर्म करना है एक्शन। और जैसे कि आपको पता है उसमें लाइजोजाइम्स होती हैं और ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो कि उसकी सेल डेथ को ऑटोमेटिकली प्रोग्राम करती हैं। तो इन प्रोग्राम्ड सेल डेथ के बाद वो सेल को ख़त्म हो जाना है, तो और सेल्स जो है वो कैसे बनेंगे? तो इसके लाइफ टाइम में वो जब अपने से और दो, मतलब अपने आप से ही इक्वल एक और सेल जो है उसका बनाता है, और वो नहीं बनाता तो दूसरे जो है सेल्स बनते हैं। ये जो सेल रिप्रोडक्शन है ये दो तरीके से होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, सिंपल डिवीजन है एक का दो। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो डीएनए जो होते हैं वो दो डीएनए मिलकर के एक नया तीसरा जो है वो डीएनए का और सेल का जो है मतलब ये संरचना करते हैं। इनका जो प्रोसेस है वो माइटोसिस और मियोसिस इस प्रकार से दो तरीके से होता है। और हम्म, और इसमें क्या करते हैं, इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये आपका, हेलो, यस मैम। हाँ ठीक है। तो माइटोसिस और मियोसिस ये दो तरीके के ये प्रोसेस होते हैं जो कि सेल जो रिप्रोडक्शन है उसमें योगदान देते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज़ थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि अब आपने बोला है, प्रियंका ने बोला है कि माइटोसिस भी पढ़, मतलब ये भी रिप्रोडक्शन भी पढ़ाई है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। आज के लिए जो जो चीज़ें हमारी हैं उनको हम पहले ख़त्म करते हैं। तो हमने सेल देखा, सेल के अंदर के हमने सारे जो ये देखे सब चीज़ें जो उसकी पार्ट्स हैं वो देख लिए। एक एक पार्ट का आपको रोल पता होना चाहिए, फिर से बता रही हूँ, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, और अब मैं अब की बार जब टेस्ट लूँगी ना तो वो एमसीक्यू बेस तो होगा ही, लेकिन डायग्राम भी निकालने को बोलूँगी एनाटॉमी के। ठीक है, तो इसलिए आप तो डायग्राम निकाल के याद कीजिए। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा टिश्यू देख लेते हैं। टिश्यूज़ जो हैं ये क्या होते हैं? टिश्यू बेसिकली बहुत सारे एक जैसे सेल्स इकट्ठे होते हैं ना, तो उनको टिश्यू बोला जाता है। उन सेल्स का एक जैसा स्ट्रक्चर होता है और एक जैसा वो फंक्शन भी करते हैं। जिस काम के लिए उनको इकट्ठा किया गया है एक साथ जो है, तो वो उसी काम को वो करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे आपका जैसे कार्डियक सेल है, ठीक है, या आपके पेट के अंदर का जो सेल है, स्मूथ सेल जो जिनको हम बोलते हैं, तो जब वो स्मूथ सेल ख़त्म हो जाएगा ना तो उसके पीछे से स्मूथ सेल्स ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही बॉडी में बन रहा है, एक ही खाना खा रहे हैं हम, एक ही ब्लड बन रहा है, लेकिन उससे जो भी पहुंच रहा है न्यूट्रिशन, उससे स्मूथ जो सेल्स हैं वो कहाँ बनेंगे? पेट के उधर बनेंगे। और कार्डियक सेल्स जो हैं वो हार्ट के उधर टिश्यू में बनेंगे। इधर कोई मिक्स होने की कोई संभावना नहीं है। और डीएनए भी हमारा एक ही है, हमारे नख से लेकर के शिखर तक, मतलब बालों से लेकर के नाखून तक से स्किन पे कहीं से भी हमारा जो है ना सेल आप निकाल लो, हर एक सेल का डीएनए आपको सेम मिलेगा। ठीक है, ये वाली बात इंटरेस्टिंग लग रही है सबको? हाँ मैम। तो फोरेंसिक साइंस के आपको मालूम है, जब वो सीआईडी देखा है, सीआईडी, हाँ। तो सीआईडी में जो वो करते थे, कोई भी अगर केस आता था तो सबसे पहले उसकी फोरेंसिक स्टडी होती थी और डीएनए मैच करते थे, याद है? हाँ,
तो ये जो फोरेंसिक स्टडी के लिए डीएनए मैच करने का जो ये है, ये पिछले 20 सालों से चल रहा है। हाँ, अच्छा आ गया। क्या? घर में बात कर रहे शायद। अच्छा, हाँ नहीं बेटा, नहीं घर में। ओ हाँ हाँ। तो अब है आपका जो सीआईडी के उसमें जो आपका ये तैयार होता था, तो इसमें आपके डीएनए को मैच करते थे। अब ये जो डीएनए मैचिंग जो होती है, ये किस आधार पे वो होती है? हाँ, टिश्यू कल्चर भी इसी तरह के होता है ना, मतलब कोई भी अगर डीएनए मैच करना होता है तो वो हम लोग करते। बट अगर कोई भी बहुत पुराना भी झाड़ होगा, प्लांट होगा, तो भी हम सूखी पत्ती से भी उसको कर ग्रोथ सकते कर हैं। सकते हैं। यस, हाँ, तो हम तो उसी कल्चर, टाइप का हमारे ह्यूमन बी को भी इसको हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। हाँ हम लोग पहचान ले सकते हैं। एग्जैक्टली That is तो हम यस, हाँ तो हमको डीएनए से पता लग जाता है कि उसका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो क्या है। तो उसके लिए सैंपल चाहे सूखा हुआ हो, चाहे जो है एकदम फ्रेश सैंपल हो, किसी भी सैंपल से हमको उसका डीएनए प्राप्त करना जो है वो संभव है। हाँ, टिश्यू कल्चर जो है वो हम किस चीज़ के लिए करते हैं, जिसके लिए हमको रिवाइव करना है, जिसको हमको आगे, रिवाइव करना होता है। हाँ, जिस चीज़ को हमको हाँ, आगे लेकर जो है उसमें और उसको बढ़ाना है। तो बढ़ाना मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो सेल कल्चर था, सेल कल्चर ही था, मतलब कैंसर सेल्स हम लोग करते थे, और प्लांट टिश्यू कल्चर में भी मैंने ट्रेनिंग की है। तो ये मेरा फेवरेट था। तो वाओ। वो मेडिटेशन सेंटर से कम नहीं लगता, उधर कोई भी नहीं रहता, सब पूरे इधर इधर ग्लव्स रहते हैं, मुंह के ऊपर भी पूरा, तो कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करता ताकि अपने जैसे बोलते बोलते कुछ बाहर ना आए वगैरह। बाहर तो ना जाए। तो सब मास्क रहता है और बिल्कुल शांति से बैठ के एकदम एकाग्रता से वो कार्य, बहुत मज़ेदार। खैर एनीवेज, वो ये जो है ये है। और लेकिन फोरेंसिक साइंस में जब हम डीएनए पहचानते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर कोई जो भी विक्टिम है उसके डीएनए से वहाँ आसपास जो भी चीज़ों के वो सैंपल लेते हैं, वहाँ किस किस का डीएनए मिला ये देखते हैं। तो वहाँ पे अगर सब जगह उसी विक्टिम का डीएनए मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये अकेला रह रहा था यहाँ पर और कोई नहीं आया। और अगर किसी और का ऐसा कुछ मिलता है, जैसे किसी का बाल मिल गया या नाखून मिल गया, जो डीएनए इसके डीएनए से मैच नहीं कर रहा है, तो उनको पता लगता है कि यहाँ पर कोई और आया था। और फिर उनके फैमिली के सभी लोगों का या आने वाले घर के आने जाने लोगों का सबका उनसे डीएनए। तो बेसिकली कहानी क्या है कि ये जो डीएनए मैचिंग का जो कार्य है, ये बताता है कि एक इंसान के हर एक सेल का डीएनए तो सेम है, और एक इंसान के जैसा डीएनए किसी दूसरे इंसान का हो ही नहीं सकता, यूनिक है हर किसी का डीएनए। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे हार्ट का जो सेल है उसका, और जो मेरे किडनी का जो सेल है, और जो मेरे पेट के जो इंटेस्टाइन्स हैं उनका भी जो सेल है, सबके डीएनए एक होने के बावजूद भी जो सेल बनता है वो अलग क्यों है? क्योंकि अब मैंने आपको जैसे यहाँ पे दिखाया था टिश्यू जो है हम देख रहे थे, तो अब ये टिश्यू जो है ये अलग अलग हैं सबके, और इनकी बनावट भी अलग अलग है और इनके कार्य भी अलग अलग हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीन्स जो हैं वो वही एक्सप्रेस होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सेल के लिए आवश्यक हैं। और ये जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, यही हमने कल देखा था मोटे मोटे तौर पे, कि डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना। तो जो जितना पार्ट का डीएनए को उस पर्टिकुलर चीज़ में मतलब बनाना है, तो वो उतना ही उसका डीएनए का पार्ट जो है वो आरएनए बनाएगा, और आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। और असली में वो धागा कितना लंबा है, धागा जो होता है ना उसको क्रोमैटिन बोलते हैं। धागा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि वो एक लंबा जो है वो ऐसा होता है और वो धागे के जैसा होता है, और जब उसको आप बारीकी से देखेंगे तो वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब उस एक धागे में भी दो धागे लिपटे होते हैं, और वही डीएनए होता है। और पूरा कितना लंबा होता है कि वो इधर से लेकर के आपको मतलब मिलियंस ऑफ, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मतलब होता है। तो इतना ज़्यादा उसका जो लेंथ है उसको बिल्कुल डेंसली दबा दबा के पैक किया जाता है अपने न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर भी कहाँ, जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर क्रोमैटिन बोलते हैं उसको। अब यही क्रोमैटिन जब सेल का डिवीजन होता है तो ये स्वेलअप होता है, बड़ा होता है, और ये डीएनए के जो है रूप में
और ये सेल डिवीजन में काम आता है। इसको हम और डिटेल में देखेंगे। तो ये जो क्रोमैटिन है इतना बड़ा, उसमें से छोटे छोटे पार्ट्स में जो मतलब होते हैं उनको हम जीन्स बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स ही एक्टिवेट होती है एक पर्टिकुलर सेल को बनाने के लिए। तो इसीलिए एक डीएनए है पूरे शरीर का, बावजूद उसके हमारे आँखों का जो सेल है उसका बनावट अलग है। एपिथेलियल टिश्यू जो हम यहाँ देख रहे हैं अभी डायग्राम में वो अलग है। नीचे ब्लड हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसका आपको जो डायग्राम दिखेगा वो अलग दिखेगा। नीचे और नीचे देखेंगे मस्कुलर टिश्यू, उसकी आपको संरचना अलग दिखेगी, और नर्वस टिश्यू की आपको संरचना अलग दिखेगी। अब हम ये समझ चुके हैं कि इन सभी टिश्यूज़ में सेल्स जो हैं जुड़े हैं, और हर एक सेल जो है एक जैसे हैं, और तभी वो मिलकर हार्मनी में, सामंजस्य में कार्य कर पा रहे हैं एक कार्य। आ रहे हो नकुल? और फिर इनके ये कार्य में इनका जो है बहुत सारे सेल्स जब मिलके एक टिश्यू बनाते हैं एक स्पेसिफिक कार्य करने के लिए, और यही जो टिश्यूज़ हैं ये मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, और वो ऑर्गन जो है वही उस कार्य को फाइनल शेप देता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल जो होता है, इनका नाम याद रखिए, एपिथेलियल सेल जो होता है ये, इनका कार्य क्या होता है, आपके जैसे पैनक्रियाज है पेट में है, और जो अपनी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है अपने मुंह से लेकर के पेट तक का जो ट्रैक्ट है, और इसके अलावा जो अपनी ये अपनी जो आंत है, छोटी आंत बड़ी आंत, ठीक है ना, इन सब में एक स्मूथ मतलब एक लाइनिंग लगती है, और वो लाइनिंग का कार्य क्या होता है, वो बहुत सारे जूसेस जो है उनको सिक्रीट करती है। बहुत सारा जो अंदर से आ रहा है अन्न नलिका में से, उसमें से खाना और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। और इनफैक्ट जो हमारा ईसोफेगस है, जहाँ से हम अपने मल मूत्र का त्याग करते हैं, तो वो वहाँ तक भी यही स्मूथ मसल्स होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये इनका कार्य होता है। अच्छा, और हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के उधर भी यही एपिथेलियल टिश्यूज़ लगते हैं। तो बहुत मेजर इनका कार्य है। जितने भी हमारे शरीर के अंदर के सॉफ्ट जो प्लेसेस हैं उन सभी जगहों में ये एपिथेलियल टिश्यू जो है इसकी लाइनिंग होती है। तो एक बार ध्यान से देखिए, पेज स्क्रीन पर है जो ये आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी कि आपके मुंह से लेकर के और पेट तक की जो ये ट्रैक्ट है, ये अन्न नलिका, इसकी लाइनिंग, इसके अलावा अपनी आंतें हैं उनकी, ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी लाइनिंग मतलब ये सभी ऑर्गन्स को अंदर से ये एपिथेलियल टिश्यू ने मतलब उससे बना होता है। ये स्मूथ है, ये सॉफ्ट मसल्स हैं, तो ये इसको कवर करता है। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही सेकंड में मैं आती हूँ। तो ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के हैं? कनेक्टिव टिश्यू में अपना ब्लड भी आ जाता है, और अपना बोन्स जो हैं उनको भी आप कनेक्टिव टिश्यू में ही पकड़ते हैं। और जो आपके एडिपोज टिश्यूज़ हैं, लिम्फ है, लिम्फ आप पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम में, तो अभी इम्यून सिस्टम भी हमारे सिलेबस में है, तो याद रखेंगे। कार्टिलेज जो है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इनको कार्टिलेज बोन्स को हम और ज़्यादा विस्तार से पढ़ पाएंगे कहाँ पे, जब हम बोन्स पढ़ेंगे तब। और जो हमारा ये है क्या, जो एडिपोज टिश्यू है और ब्लड है, इनको हम पढ़ पाएंगे जब हम रक्त भिसरण संस्था को और डिटेल में पढ़ेंगे।
लिम्फ को हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इन सभी को आप एक कैटेगरी में डाल सकते हैं जिसका है नाम कनेक्टिव टिश्यू। इनको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ब्लड जो है ये किसी भी तरीके का मतलब ऐसा स्ट्रक्चरल चीज़ नहीं है, ये तो फ्लूइड है। फिर भी ये क्या करता है, ये अपने हार्ट से और अपने एक एक शरीर के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनसे शरीर के एक एक डिटेल्ड बॉडी पार्ट को जोड़ता है, एक एक सेल को जोड़ता है। हर किसी को न्यूट्रिशन लेके देना और हर किसी का वेस्ट वापस लाना, हर किसी को ऑक्सीजन लेना हर किसी का जो है कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेना। ये सारा कार्य किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड के थ्रू हो रहा है। और इसीलिए किडनीज भी जब आपकी जैसे किसी की किडनी में प्रॉब्लम है तो जब उसकी डायलिसिस होती है तो किस चीज़ का जो है प्योर किया जाता है? वो ब्लड को ही उसमें डायलिसिस मशीन में डालते हैं और वहाँ से वो जो है वो यूरिया उसका निकाल लिया जाता है और वापस प्योर ब्लड को डाल दिया जाता है। इसी प्रकार अगर किसी का हार्ट जो है उसमें कुछ इशू है तो वो जो है उसमें उसके ऊपर डालते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम के ऊपर और इस प्रकार से करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये कैसे होता है? ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर को कनेक्ट किया जाता है और यही इसी कारण से ब्लड को भी कनेक्टिव टिश्यू में काउंट किया गया है। इसको बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अलावा बाकी जो है वो क्या है? वो सॉलिड है। बोन भी सॉलिड है, कार्टिलेज भी सॉलिड है। लिम्फ अगेन ये लिम्फ भी सेमी लिक्विड है। एडिपोज टिश्यू भी सॉलिड है। तो इस प्रकार इन सबको हम जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ के रूप में जानते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के दो प्रकार जो है इन्होंने यहाँ पर दिखाए हैं, एक फाइब्रस टिश्यू का डायग्राम दिखाया है और एडिपोज टिश्यू का दिखाया। एडिपोज टिश्यू बेसिकली क्या होता है? ये फैट सेल्स होते हैं और ये कहाँ होते हैं? मोस्टली अपनी कमर के आसपास होते हैं। क्यों होते हैं ये? ताकि ये कुशनिंग कर सके हमारे जैसे शरीर में कहीं कहीं पर जहाँ पे जर्क लगने की सबसे ज़्यादा संभावना है तो वहाँ पर इनके होने से हमको कुशनिंग का कार्य होता है और इसलिए हमको ये बचाते हैं हड्डी टूटने से। तो इसलिए ये हमारी कमर के आसपास जो ये होने वाले फैट टिश्यूज़ जो है इनका नाम है एडिपोज टिश्यू। और इसके बाद मस्कुलर टिश्यू देख रहे हैं हम। मस्कुलर टिश्यू जो होता है, मस्कुलर टिश्यू में 3 प्रकार के इन्होंने बताए हैं, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और स्ट्राइएटेड मसल्स। अब ये जो स्मूथ मसल्स आपने देखे हैं ना, यही स्मूथ मसल्स ऊपर आपने अभी जो आपने पढ़ा ना एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू ही स्मूथ मसल में आपका उसके ही जैसा है ये। और कार्डियक मसल्स जो हैं, कार्डियक मसल्स ये बहुत मजबूत मसल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ इनको कार्य करना है और अचानक जो है ये इनका कार्य जो है रुक गया तो शरीर का पूरा जो है कार्य रुक सकता है और 1 मिनट के लिए भी इनका कार्य अगर बाधित हो गया तो फेटल हो सकता है, डेथ हो सकती है। इसलिए कार्डियक मसल्स जो हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, उनके अंदर प्रेशर को सहने की बहुत मतलब ज़्यादा क्षमता होती है क्योंकि ये पंपिंग एक्शन होता है। हार्ट का काम क्या है? पंपिंग एक्शन करना। तो ये कार्डियक मसल्स का डायग्राम है जहाँ पर इस प्रकार से ऐसे आँखें जैसे आपको दिख रही हैं, तो ये कार्डियक मसल्स हैं। इसके अलावा ये स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये आपके बोन्स के आसपास रहते हैं और ये काफ़ी स्ट्रेच करने में और वापस जो है उसके नॉर्मल शेप में आने में मदद करते हैं। स्केलेटल मसल्स ये जो है ये बाइसेप्स वगैरह जहाँ पर है वहाँ पर होते हैं। कार्डियक मसल आपको नाम से ही पता चल गया हार्ट में होते हैं। स्मूथ मसल्स जो है इंटेस्टाइन वगैरह में होते हैं। और ये जो है ये कहाँ पर होते हैं? ये बोन्स के साथ में, मस्कुलर टिश्यूज़ जो है वो मोस्टली बोन्स के साथ में चिपके होते हैं। उनका मेजर फंक्शन क्या होता है कि ये आपके शरीर में मूवमेंट जो है उसको फैसिलिटेट करें और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा ये मूवमेंट जो है ये पॉसिबल होता है। दूसरे इसके कार्य क्या है? एक तो पोस्चर बनाना। आपके योगा में सबसे ज़्यादा जो टोनिंग होती है वो मसल्स की ही होती है, सबसे ज़्यादा जो कार्य होता है वो मसल्स पे ही होता है। लेकिन इसके अलावा
हर एक जो अपना ऑर्गन सिस्टम है उस पे भी कार्य होते हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो क्या होते हैं, उनमें जो हीट प्रोडक्शन होता है। जब आप गोगा बाबा टेकड़ी पे जाते हैं फटाफट 20 मिनट के अंदर, और जब जिनको रोज़ की आदत है उनको कुछ भी नहीं होता, जिनको अचानक से एक दिन ऐसे ही बन गया प्लान और चले गए, और उसके बाद फिर 2 दिन तक जो है पैर में दर्द होता है, और पैर में भी कहाँ पर दर्द होता है, जहाँ मसल्स हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर बनता है आपका लैक्टिक एसिड, जो मैंने अभी क्लास में भी बताया था आपको। लैक्टिक एसिड बेसिकली कब बनता है? जब आपके एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जब अपन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर अपन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे शरीर में, हम श्वास लेते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में ये रेस्पिरेशन होता है, उसका एटीपी बनता है और ग्लूकोज से हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। लेकिन अब हमारी सांस तो उतनी ही है, हमने ऑक्सीजन तो उतना ही लिया, लेकिन उस दौरान में हमारा कार्य बहुत ज़्यादा हो गया, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई। तो जिस ऑर्गन ने, जिस मसल ने वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा की है ना, वहाँ के अंदर मसल्स में क्या होगा, एन एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो है वो रेस्पिरेशन करने लगेंगे, एनर्जी बनाने लगेंगे, क्योंकि उनको वो कार्य करना है ना। तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। लैक्टिक एसिड इज़ द प्रोडक्ट। जब आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब लास्ट में एटीपी बनता है, और जब एनएरोबिक होता है तो एटीपी के साथ में लैक्टिक एसिड भी बनता है। तो एनर्जी तो मिल गई, लेकिन ये लैक्टिक एसिड वहीं जमा रह जाता है। तो वो जो मीठा मीठा दर्द होता है, जिस मतलब मसल में जिसने अतिरिक्त कार्य कर लिया, जैसे हाथ से अगर बहुत ज़्यादा हमने कोई पापड़ वापड़ बेल लिए तो वो हाथ हमारा 2 दिन तक भर जाता है और दुखता है। तो ये सब कार्य करने से वो मसल्स जिनके ऊपर अचानक से स्ट्रेस आता है, वो जो है उनमें ये हीट प्रोड्यूस होती है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और इनसे फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे करके जब आप उसको सेकते हो या फिर उसमें आप नमक की सिकाई करते हो तो वो लैक्टिक एसिड जो है वो डाइल्यूट होकर निकल जाता है और आपका दर्द भी चला जाता है। तो इस प्रकार से ये मस्कुलर टिश्यू जो है ये आपने देखे 3 प्रकार के हमने देखे, कार्डियक, स्मूथ और स्ट्राइएटेड। इसके अलावा जो नर्वस टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक श्रृंखला होती है। ये ऐसे ग्रुप में नहीं होते, जैसे आपने ऊपर के सब देखे, देखिए एक के ऊपर एक ग्रुप में है, ऊपर ये सारे ग्रुप में है, लेकिन नर्वस टिश्यू जो है ना ये सीरीज़ में होते हैं। ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, ये आपके जो आपका उसका हेड होता है ना, न्यूरॉन का हेड, तो उस हेड से इंफॉर्मेशन आती है और उसके नीचे जो एक्सॉन होता है, टेल, वहाँ पर इंफॉर्मेशन जाती है, और जो अगला न्यूरॉन है उसका हेड इसकी टेल के पास लगा होता है, जिससे ये जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है वो उसके हेड पे जाती है। तो इस प्रकार से ये सारे न्यूरॉन्स जो है ये चेन के रूप में कनेक्टेड होते हैं, न कि ओवरलैप्ड। इनकी पैकिंग नहीं होती, ये चेन्ड होते हैं और ये एक दूसरे को मैसेज जो है वो पास ऑन करते हैं। तो ये नर्वस टिश्यू की कहानी है। अब आपको अब हम देखेंगे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को थोड़ा सा देख करके, एंड देन वी विल स्विच ओवर टू द सिस्टम। ऑर्गन्स क्या होते हैं, फिर यही जो मसल्स हैं, यही जो टिश्यूज़ हैं, यही टिश्यूज़ जब अपने एक पूरा एक ऑर्गन बना लेते हैं तब ये ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि लिवर, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा। इनके स्पेसिफिक कार्य होते हैं, ये वही कार्य करते हैं, ये ऐसे मल्टी टैलेंटेड नहीं होते। जिस कार्य के लिए बनाए जाते हैं उसी कार्य को ये पूर्णतः करते हैं और परफेक्शन के साथ करते हैं। सिस्टम्स में क्या आ जाते हैं, एक सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स भी आ जाते हैं। जैसे आपका हार्ट आपने ले लिया, ये एक ऑर्गन है, लेकिन इसके अलावा अगर आपका जो आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ना है तो उसमें हार्ट भी आ जाएगा। फिर ब्लड वेसल्स भी आएंगे। ब्लड वेसल्स यानी कि नसें, वो कौन सी नसें, जिनके द्वारा रक्त जो है वो आता है, तो रक्त धमनियाँ उसको बोलते हैं। नसें बेसिकली एकदम जनरल टर्म है जो कि एक्यूरेट नहीं है। तो रक्त धमनियाँ, आर्टरीज एंड वेन्स, तो ये जो होती हैं इनमें रक्त का प्रवाह होता है और ये भी आपके उस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। फिर इसके साथ आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ लंग्स भी जुड़े हुए हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली एक दूसरा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम।
तो वो भी जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। और फिर इसके साथ में आपका जो ये हार्ट है, तो इसके साथ में आपके एक एक जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स मिलते हैं, ऐसी बारीक कैपिलरीज भी उसी में आती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारा जो ये पूरा सिस्टम है, जिसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये प्रॉपरली जो है कार्य कर पाता है, उसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और उस पूरे जैसे इस पूरे सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं और ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरुआत करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये क्या इसका मेजर कार्य क्या है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए, और उसको सस्टेन होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसको फूड के द्वारा मिलती है। वो आगे मेटाबॉलिज्म कैसे होता है ये हम सेपरेटली देखेंगे, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट है। लेकिन उसको हम जो जिस ग्लूकोज जो है वो कहाँ से आता है, उसके लिए हम देखेंगे कि जो हम फूड खाते हैं उसका क्या, किस प्रकार से उसका शरीर के अंदर जो है वो जाता है और उसका क्या होता है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे, एक होता है माउथ, जहाँ से हम जो है भोजन को अंदर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। इंजेशन का अर्थ है खाने को अंदर लेना, बस सिंपल शब्द है ये। तो ये जब भी खाने को हम अंदर लेते हैं, जब भी हम खाने को अंदर लेते हैं तो उस कार्य को हम बोलते हैं इंजेशन। और जब हम अपने एनस के मार्ग से जो भी ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड फूड है, जो कि वेस्ट है, उसको हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं इजेशन। इजेशन, IJESTION, इजेशन। तो इन का अर्थ हो गया अंदर आना, हाँ, इंजेशन, IN, हाँ, फिर JESTION, इंजेशन। और भोजन को एब्जॉर्ब करने के बाद वेस्ट जब बाहर निकालते हैं उसको इजेशन। अब ये दोनों कार्य जो है, ये एक स्टार्ट पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट है काय का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है हमारे माउथ से, और फूड इनटेक जो है वो हमारा एक मेजर तरीका है एनर्जी को जो है अपने शरीर में लाने का। मेजर, और इट इज़ नॉट द ओनली, लेकिन इट इज़ मेजर। इसके अलावा हम ऑक्सीजन के माध्यम से भी हमको काफ़ी एनर्जी जो है वो मिलती है, और इवन हम वाटर भी जो लेते हैं वो भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो ये किस प्रकार जो है फूड जो है ये जाता है और किस प्रकार इसका कार्य होता है वो हम देखेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले हमारा ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस का अर्थ होता है जो हमारा फूड पाइप है उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। और इसको हम ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, GI ट्रैक्ट, अन्ना नलिका। हाँ, अन्न नलिका, तो हाँ, यस, अन्न नलिका तो बोलते हैं ये फूड पाइप मराठी में और हिंदी में। और इसके अलावा आप उसको GI ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। लेकिन वो सिर्फ ईसोफेगस तक नहीं होता, वो नीचे तक उसको हम GI ट्रैक्ट ही बोलते हैं, मतलब पूरा फुल जो होता है उसको हम GI ट्रैक्ट बोलते हैं। तो GI ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट, ओके, लिख के बताऊँ, नहीं इधर लिखने का नहीं है। GI लिखिए, G कैपिटल, I कैपिटल, G कैपिटल, I कैपिटल, और फिर TRACT, ट्रैक्ट,
ये देखिए यहाँ पर भी ट्रैक्ट शब्द दिया हुआ है। अब ये GI ट्रैक्ट जो है, तो ये GI ट्रैक्ट क्या होता है? गैस्ट्रो, GASTRO, गैस्ट्रो यस मैम। इंटेस्टिनल, INTES, AS इंटेस्टिनल, TINAL। हाँ, ये देखिए यहाँ पर है लिखा हुआ, ये देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट दिख रहा है, पोर्शंस ऑफ लिवर के ऊपर लिखा हुआ है। स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? दिख रहा है? हाँ यस। तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है, ये शुरू कहाँ से होता है? ये मुंह से शुरू होता है और एंड कहाँ पर होता है? ये एनस तक चलता है। यानी कि इसके अंदर ही होता है जो भोजन है, उसकी जो भी फेट होना है, जो भी उसकी किस्मत है, वो सब कुछ GI ट्रैक्ट के अंतर्गत ही होता है। ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल इसका दूसरा नाम है, ये भी आप शब्द याद करें, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। अन्न नलिका जो है ना, वो यहीं पर इसी को जो है शुरुआत में इसी को अन्न नलिका बोलते हैं, एलिमेंटरी कैनाल। ये बुक आपके पास है, आप सिर्फ उसको पढ़ लो ताकि आपको उसको अंडरलाइन करना है। अगर प्रिंट लेना हो तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर भी इसको ध्यान से देख लो आप। उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल जो है, ये इसमें क्या क्या होते हैं? ये पूरी बेसिकली एक ट्यूब जैसा होता है। जैसे आप पाइप लगाते हो ना, मतलब एक तरफ से नल में जोड़ते हो और दूसरी तरफ से पेड़ों को पानी देते हो, तो इसी प्रकार से ये एक पाइप के जैसा है, जो कि अपने मुख से शुरू होकर के और गुदा मार्ग तक ये पूरा होता है। और इसके अंदर क्या क्या आता है बीच में? इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ है ये ईसोफेगस से, यही जो है ये पेट बन जाता है, यही फिर नीचे से घूम के स्मॉल इंटेस्टाइन बनता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन बनता है। और वो मतलब इसमें कहीं पर भी बीच में कहीं दूसरी जगह नहीं है, एक सिंगल मार्ग है, वन वे ट्रैफिक है। तो इसलिए इसको पूरे को हम एक ट्यूब की तरह या कैनाल की तरह, जैसे कैनाल नहीं होती पानी की, जो एक कैनाल होती है जिससे हम सींचते हैं अपनी खेती, तो उसको क्या बोलते हैं अपन मराठी में क्या बोलते हैं? कैनाल? हाँ, नहीं, जो अपन के खेती के पास जो ये छोटे छोटे आर्टिफिशियल नदी के जैसे नहीं बनाते? तळा अच्छा, नहीं, वो मैम बोल रही है कि वो काहीतरी सिंचन वगैरे काहीतरी म्हणतात ना त्याला. तळ रे तळ. तळ। अच्छा, ओके। पाणी आडवा पाणी जिरं त्याच्यापासून तळ वगैरे बनवत नाही का? हाँ, तो लेकिन मैम तळ जो होता है ना, वो एक ही जगह रहेगा, लेकिन ये कैनाल है तो ये पूरे में नदी सारखं भरत हाँ, नदी सारखं, कैनाल मतलब ओवरफ्लो होने वाला, नहीं, कैनाल मतलब मैडम चैनल जैसा, एक जगह से शुरू चैनल हुआ, जैसा. हाँ, एक नदी से लेकर के और सीधे दूसरे तक उसको पूरा जोड़ हा देगा, बरोबर आहे. वैसा। कॅनल म्हणजे ते फ्लो जातो पाणी असं हाँ सोडलं की हाँ असं हाँ, मध्ये. तसं हा तसं. बरोबर. तर त्याला कॅनल म्हणतो आणि म्हणूनच याला एलिमेंटरी कॅनल असं म्हटलं गेलं आहे. इथे आपण बघितलं, इथे एलिमेंटरी कॅनल बघा शब्द दिलाय, तो इसलिए इसको हो, कैनल एलिमेंटरी कॅनल. इसको शब्द दिया है कैनल। और कॅनल. हा हाँ, और ट्रैक्ट जो है, इस ट्रैक्ट का मतलब होता है बेसिकली वो मार्ग, वो उसके लिए वैसे मार्ग, ट्रैक जो है वो वे- एक सही शब्द है, लेकिन ट्रैक्ट जो है वो हमारे शरीर में बोला जाता है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी कि अपने पूरे शरीर को एक ट्रैक्ट के रूप में जो है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही सिंगल वे का ये एक होता है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, GI ट्रैक्ट भी उसी को बोलते हैं। इसके अलावा और क्या क्या होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कितना जूस? लगभग 10 लीटर के करीब जूस जो है ये हमारा शरीर सिक्रीट करता है। ये किस आधार पे करता है? जो हम पानी पीते हैं ना, उससे मिल करके हमारे सारे जो ये हैं सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, यहाँ से भी और पैनक्रियाज से भी और लिवर से भी, यहाँ तीनों से मिल करके जो जूस
ऐड होता है हमारे खाने को, वो लगभग जो है वो 7 से 10 लीटर के करीब होता है। तो सोचिए, इसमें ये जो 10 लीटर हमारे शरीर के अंदर से आता है, मतलब पानी नहीं पिया हमने उतना, ये हमारे शरीर के अंदर से आ रहा है। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो है, ये कहाँ होते हैं? ये सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह में होते हैं, हमारे जीभ के आसपास, और हमारे कान के नीचे मेन सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं कान के नीचे। और जो सेकंड नंबर के जो इम्पोर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो हमारे जीभ के आसपास होते हैं। बेसिकली क्या है सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि जो कि क्या बेटा? एक ग्रैंड्स का बताना मुझे एक बार। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे कान के नीचे जो होते हैं, मेन सलाइवरी ग्लैंड्स की एक जोड़ा हमारे दोनों कान के नीचे होता है, वो मेन होता है। इसीलिए तुमको तो नहीं होता, लेकिन लड़कियों को होता है, जब कोई खट्टा चीज़ देखते हैं ना वो, तो वो कान के नीचे यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ होता है ऐसे। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ से ही सबसे पहले ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से मतलब वो पहला मेन जो सलाइवरी ग्लैंड का जो कपल है वो कान के नीचे है, और दूसरा मुंह में कपल, पानी आना। हाँ मुंह में पानी, और जो दूसरा जो कपल है सलाइवरी ग्लैंड्स का जो सेकंड नंबर का है वो है हमारी जीभ के आसपास, जो जीभ के नीचे और हमारे जीभ के आसपास। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसके अलावा लिवर और पैनक्रियाज, ये दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन के लिए। इसलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या है, अगर ऐसा प्रश्न आया और उसमें 5 चीज़ें आ गई, और उन 5 में से 3 चीज़ें ये हैं, क्या? जीआई ट्रैक्ट आ गया, सलाइवरी ग्लैंड्स आ गए, और लिवर आ गया, और 2 और दूसरे कुछ तो भी दे दिए। सपोज उन्होंने 2, एक दे दिया कार्टिलेज दे दिया, एक उन्होंने दे दिया आपका किडनी। ठीक है, तो आप कौन से 3 मार्क करेंगे? ए बी सी मार्क करेंगे, और डी और ई नहीं है। तो कौन कौन सी चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण नहीं, मतलब क्या क्या है, टोटल क्या क्या है? तो जीआई ट्रैक्ट है, जो कि मुंह से शुरू होकर के एनस तक कंप्लीट होता है, उसी को हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। दूसरा हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और फिर तीसरा हमारा लिवर होता है, और चौथा हमारा पैनक्रियाज। ये लिवर और पैनक्रियाज ये इस ट्रैक्ट में बीच में नहीं पड़ते, ये साइड में होते हैं, इनका जो आउटपुट होता है ये उसमें पेट के अंदर पेट के आसपास जो है वो इसको उसी मेन कैनाल के बीच में अपना योगदान दे देते हैं, जो भी उनके जूसेस हैं वो उसमें आके डाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अभी शुरू कहाँ से होता है? माउथ से। अब एक शब्द याद रखें, बक्कल कैविटी। माउथ को बक्कल कैविटी बोलते हैं। केव होता है ना, केव का अर्थ है एक ऐसा स्थान जो कि थोड़ा गुफा के जैसा हो, तो इसलिए अपना मुंह जो है वो तो दिखने में गुफा के जैसा दिखता है, इसलिए उसको कैविटी बोलते हैं। और भी हमारे शरीर में जहाँ जहाँ जो है खाली स्थान है उनको हम कैविटीज़ बोलते हैं। दांतों की कैविटी अलग होती है, उसको इसमें आप ना पकड़ें। तो अच्छा, और मुंह को ही जब हम और डिटेल में देखते हैं तो उसमें टीथ भी आते हैं। तो आपके टीथ के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं एक आध बार। मोलर्स जो है ये सब मोलर्स और ये जो जितने भी नाम होते हैं, तो इनको हम जो है ना थोड़ा सा और डिटेल में कब देखेंगे? जब हम अपने बोन्स पढ़ रहे होंगे, तो उनमें हम टीथ को भी पढ़ेंगे। लेकिन टीथ का एक महत्वपूर्ण कार्य फूड के डाइजेशन में भी होता है। जितना ज़्यादा खाने को चबाया जाता है उतना ही पेट में वो जो एब्जॉर्प्शन का कार्य है वो आसान होता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। तो इसलिए जो बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं कि आँत का काम दांत से करवा लो, तो दांत का काम आँत को नहीं करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा चबाएंगे उतनी आंतें खुश हो जाएंगी और बेटर एब्जॉर्ब करेंगी। क्योंकि अब हम जब आगे का डायग्राम देखेंगे तो उसमें हमको पता लगेगा कि उसका कार्य जो है सिर्फ उसमें से खाना एब्जॉर्ब करना है आंतों का। तो इस प्रकार से बकल कैविटी बोलते हैं मुंह को। फिर थ्रोट, हमारा जो गला है वो थ्रोट। ईसोफेगस यानी कि ईसोफेगस यानी कि हमारे मुंह से लेकर के या गले से लेकर के और पेट का जहाँ स्टार्टिंग है, इस इतने से रीजन को हम ईसोफेगस बोलते हैं। फिर पेट हमारा स्टमक है, और उसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन,
और उसके नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम और एनल कैनल, जहाँ से हमारा जो है वेस्ट जो है वो निकल जाता है। ये पूरा आपको लिखना है अपने हाथ से ताकि याद रहे ये सारे शब्द, और ये नाम है, ये एक एक आपके इस डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम है। इनको अब हम विद डायग्राम देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा। तो यस मैम। ईसोफेगस, जहाँ से हमारा ये ऊपर है, जो गले से लेकर के पेट तक का जो पार्ट है। ये जो आप डायफ्राम देख रहे हैं, ये डायफ्राम बेसिकली क्या है, ये हाँ वो सीक्वेंस के टाइप्स बताना ना थोड़ा, मतलब सीक्वेंस के साथ 1 नंबर 2 नंबर ऐसे नीचे नीचे चले जाना हाँ, थोड़ा, यस, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल सीक्वेंस के साथ ही करेंगे अपन, क्योंकि सीक्वेंस बिगड़ गया तो समझ में ही नहीं आएगा। यस मैम। तो सबसे पहले आपका माउथ है। देखो इस डायग्राम में माउथ नहीं है, लेकिन सबसे पहला आपका माउथ आता है, ठीक है। यस मैम। और माउथ के साथ आपके सलाइवरी ग्लैंड्स भी आ जाते हैं वहीं पर ही, ठीक है ना। आपके माउथ के आसपास सलाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड हैं, तो इनका जो कार्य है ये यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा, आपके टीथ जो है और टंग जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं च्यूइंग का। और च्यूइंग के साथ क्या करती है टंग हमारी, ये जो भी सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ना, ये जो भी जूस सिक्रीट कर रहे हैं, वो सारे जूस को टंग जो है वो खाने के साथ मिला देती है। लार जो है, लार ग्रंथियाँ, तो ये लार जो उत्पन्न करती हैं, इसका भोजन में प्रॉपर मिक्सिंग कर देती है हमारी टंग। तो ये सबसे पहले आता है। लिखा क्या सूरज? यस मैम। हाँ, इसके बाद हमारा ईसोफेगस आया, अन्न नलिका। और ये अन्न नलिका जो है, ये देखो हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें लिप्स भी हैं और जो है टीथ एंड टंग। हाँ, इस पे कहाँ पे ये, मतलब। डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पैराग्राफ देखो, ओरल हाँ, कैविटी। ये स्क्रीन पे देखो, तो इसमें हमारा क्या क्या दिखा रहे हैं, देखिए टीथ है, टंग है, और जो हमारा तालू है जिसको हम टाड़ू बोलते हैं जो मराठी में, उसको सॉफ्ट पैलेट बोला है, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है ना। ये खाने को जो है स्वॉलो मतलब कि गिलने के लिए अपने को मदद करता है, ठीक है। अभी टंग जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, किसके लिए मदद करती है, चबाने के लिए और गीलने के लिए, बोलने के लिए और टेस्टिंग के लिए। अभी इसमें हाँ, ये जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो मुंह में हो रहा है वो क्या है, ये इनको फर्स्ट ईयर वालों को पता है। कार्बोहाइड्रेट की पचन क्रिया मुंह में ही शुरू हो जाती है। जो भी भोजन आपने किया है उस भोजन में का कार्बोहाइड्रेट का जो पार्ट है वो कहाँ से पचना शुरू हो जाता है, मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज जो है उसके अंदर शुगर को डिज़ोल्व करने की, शुगर को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है। इसके बाद सीधा कार्बोहाइड्रेट बीच में कहीं पचता नहीं है, पेट में नहीं पचता, आपकी इसमें नहीं पचता, डायरेक्ट फिर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही उसके ऊपर जो है कार्य किया जाता है। इवन लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी थोड़ा सा बाद में किया जाता है। तो मुंह में मोस्टली आपका जितना भी शुगर और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मुंह में ही पच जाता है। इसका बोलने का अर्थ क्या है, लार ग्रंथियाँ जो हैं उनके अंदर वो एंजाइम्स हैं जिनसे वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकें, इसलिए उनका जो है प्रॉपर मिक्स होना फूड में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपका प्रश्न आएगा प्रोटीन और फैट कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, तो ये पेट में और स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत में इनका डाइजेशन होता है, क्योंकि ये आसान नहीं होते डाइजेस्ट करने के लिए। इनको डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल एंजाइम लगते हैं, और इसलिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेट में आने वाली कुछ एंजाइम्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे बाद में। वो एंजाइम्स प्रोटीएज वगैरह वो इनको डाइजेस्ट करती है प्रोटीन्स को, और फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए भी स्पेसिफिक एंजाइम्स होती हैं, वो भी वहाँ पे आती हैं। मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वहाँ मुंह में होता है, उसके ऊपर डाइजेशन, और बाद में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद।
तो ये हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब जो है ये हमारे एंजाइम्स के मतलब उससे ये जो है डाइजेस्ट होते हैं, और ये फूड पार्टिकल्स जो हैं इनको लिवर वगैरह जो है ये और ज़्यादा तोड़ने में और इनकी डाइजेशन में मदद करता है। अभी एक शब्द आपको सीखना है यहाँ पे, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस दिख रहा है? पेरिस्टालसिस शब्द दिखा? पेरिस्टालसिस। हाँ। यस। तो ये जो पेरिस्टालसिस है ये बेसिकली आपके मसल्स का, अब जैसे दांत है और आपकी जीभ है, इसको आप कहीं से भी घुमा करके और कैसे भी करके आप मतलब अच्छे से खाने को चबा लेंगे, लेकिन पेट के अंदर कैसे अपना जो है खाना मिक्स होगा? इधर तो लार ग्रंथियों ने जितना भी जूस डाला उसको आपकी जीभ ने और मुंह ने पूरे भोजन के साथ प्रॉपर मिक्स कर दिया, लेकिन जो लिवर और पैनक्रियास जो अपने अपने जूसेस आपके भोजन के साथ मिक्स करने के लिए डाल रहे हैं, वो कैसे मिक्स होता है? और फिर मिक्स होने के बावजूद भी ये प्रॉपर जो इसमें एब्जॉर्प्शन है और जो हिलाना है वो कैसे होता है वो सारा कार्य? तो उसके लिए क्या होता है, आपके जो पूरा जीआई ट्रैक्ट है वो स्मूथ मसल से बना होता है। तो ये स्मूथ मसल्स में एक मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ना धीरे धीरे जो है मतलब जैसे एक, रुकिए मैं हाथ से आपको वो मूवमेंट करके बताती हूँ। इस तरह का जैसे अपना मूवमेंट होता है, जैसे एक तो होता है अपने हार्ट का मूवमेंट, वो ऐसे झटके से होता है, पंपिंग एक्शन होता है, और जो अब ये जो इंटेस्टाइन्स हैं इनमें ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो है ये पेरिस्टालसिस होता है। इससे क्या होता है, ये तो ट्यूब है, लेकिन इसके ऐसे मूवमेंट से क्या होता है, जो भी भोजन है उसके अंदर पूरे भोजन को यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाती है, पैनक्रियाटिक जूसेस उसमें प्रॉपर मिक्स हो जाएं, इवन जो हमारे लिवर से आए हुए बाइल जो जूसेस हैं, तो ये बाइल जूसेस और पैनक्रियाटिक जूसेस जो है इनको प्रॉपर उस फूड के साथ मिक्स करना, ये पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य क्या है, इस पूरे के पूरे कार्य में जो फूड है वो भी ऐसे ऐसे घूमता रहे सब जगह, ताकि उसके एक एक कण का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सके हमारे शरीर में। तो ये हमारा जो है ये पर्पस होता है, और इसीलिए इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिज़ाइंड है कि हम उसको ये कर सकें, ठीक है ना, उसमें से हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो हम देख रहे थे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हाँ, सबसे पहले हमने देखा माउथ के बाद हमने माउथ के अंदर ही हमने टीथ भी देखे, और हमने जो है टंग भी देखा, उसका भी रोल देखा, जो हमारा टाड़ू है जो सॉफ्ट और हार्ड पैलेट है उसका भी रोल देखा। इसके बाद हमने देखा ईसोफेगस यानी कि अन्न नलिका, ठीक है, यहाँ तक हमने किया। अब हम देख रहे हैं जो हमारा लिवर है, लिवर जो है ये होता सामने है, लेकिन इसका जूसेस जो है ना, बाइल जो डालने का जो स्थान है तो वो है इसके इधर से बीच में से, ठीक है ना, इधर से जो आपको इसका एग्जिट पॉइंट दिख रहा है, और भोजन जो है वो ईसोफेगस के बाद सीधा स्टमक में आता है, ठीक है। उधर लिवर जो है वो सिर्फ उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए है, भोजन लिवर में नहीं जाता, लिवर का जो जूस है वो स्टमक में आता है, और भोजन कहाँ जाता है, स्टमक में। यहीं पर जो इसके पास आए हुए जूसेस हैं वो सारे जूसेस यहाँ स्टमक में इसके साथ मिक्स होके और इसको क्या करने में मदद करते हैं, इसके साथ यूनिफॉर्म जो है मिक्सिंग करने में मदद करते हैं। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स जो है उनका टूटना शुरू होता है, क्योंकि टूटने का अर्थ यहाँ पर क्या है, डाइजेस्ट होना, किसी भी चीज़ को तोड़ने से ही उसको एब्जॉर्ब करने का
शक्ति आती है शरीर में, वो बड़ी बड़ी चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए वो पहले उस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो पेट है, हमारे पेट में जो पीएच होता है, पीएच मैंने आपको इनको बताया था फर्स्ट ईयर वालों को, पीएच मतलब होता है किसी भी चीज़ का एसिडिक या बेसिक स्वरूप होना। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा एसिडिटी का जो अगर स्थान है तो वो है हमारा पेट, और यहाँ पर जो पीएच होता है ना वो दो के आसपास होता है, जो कि एकदम हाईली जो है एसिडिक होता है। और इतना हाई पीएच मतलब इतना हाईली एसिडिक पीएच क्यों लगता है हमको, क्योंकि यही खाना जो है ये इसके एक तो सबसे पहला ये इम्यूनिटी के लिए भी होता है कि जितने भी बाहर के भोजन के माध्यम से कुछ अगर गलत बैक्टीरिया वायरस आ गए हों तो वो मर जाते हैं इतने हाई एसिडिक पीएच पे। और दूसरा जो हमारे भोजन का प्रोटीन वाला पार्ट है और जो लिपिड्स वाले पार्ट्स हैं तो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए ये एसिडिक पीएच हमको लगता है। इसी एसिडिक पीएच को, इसी एसिड को हमारे यहाँ पर जो योग की भाषा में बोला गया है जठर अग्नि। तो यही जठर है, जठर यानी कि पेट, और इस पेट के अंदर जो अग्नि है वो पीएच जो हाईली एसिडिक है, और यही क्या करता है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। इसके बाद हमने देखा पेरिस्टालसिस, देखा हमने किस प्रकार पूरे इस जीआई ट्रैक्ट में, ये ईसोफेगस में भी होता है पेरिस्टालसिस और हमारे इंटेस्टाइन्स में भी होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि ये एक तो आगे की तरफ पुश करता है फूड को और दूसरा अंदर भी उस फूड को जो है हिलाता रहता है, और हिलाने के कारण क्या होता है स्वच्छता बनी रहती है क्योंकि वो फूड जो है वो आगे निकल गया और उसका ज़्यादा बेहतर एब्जॉर्प्शन हो रहा है और फिर ज़्यादा बेहतर उसमें जो है जूसेस मिलाए जा रहे हैं। अभी तक हम कहाँ पर हैं, स्टमक तक हैं। अब स्टमक जो है ये ओपन होता है डिओडेनम में। ये डिओडेनम क्या है, ये डिओडेनम ये स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत है। स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत जो होती है उसको क्या ये प्रश्न हर साल आता है नेट में, क्या इंटेस्टाइन के पार्ट्स पूछे जाते हैं और फिर बोलते हैं सीक्वेंस में लगाइए। तो इसमें डिओडेनम जो है वो पहले नंबर पे आएगा और फिर आपका जेजुनम आएगा और फिर आपका जो है फिर बाद में आपके दूसरे जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के तो वो आ जाएंगे। और इसी प्रकार से जैसे डिसेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, ये भी आपको प्रश्नों में आते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको प्रश्न आया है कि इनको आप जो है सीक्वेंस में लगाएं। तो अब आपको पता है, ये डायग्राम याद है आपको, तो आपने देखा है कि पेट जो है, जैसे ही पेट में से भोजन बाहर निकला तो उस पोर्शन को डिओडेनम बोला है। तो जो डिओडेनम है वो स्टार्टिंग है, ठीक है ना। इसमें अभी इलियम और जेजुनम आपको दिख नहीं रहे वो, तो वो मैं आपको बताती हूँ, रुकिए। हाँ देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो आपका रेड कलर का आपको दिख रहा है, देखिए सबसे पहले आपने माउथ देखा इधर पे, ठीक है ना। माउथ में पैलेट का अर्थ होता है जो अपने जो ताड़ू है वो उसको बोलेंगे, और ये उवाला जो है ये आपके पीछे जो यहाँ पर रहता है तालू के भी पीछे, वो टीथ है, टंग है, ये आपने देखा। इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स में ये जो कान के नीचे जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड है ये है पैरोटिड, इसको पैरोटिड बोलते हैं। फिर सब मैंडिब्यूलर, ये दो है, हाँ दोनों कान के नीचे हैं, तो ये जो ग्रीन एक ही दिख रहा है क्योंकि इसका चेहरा एक तरफ को मुड़ा हुआ है, दूसरा उस कान के पीछे है, तो ये दो है। पेयर बोलते हैं इनको, पेयर्स है, पेयर्स ऑफ पैरोटिड। फिर सब मैंडिबुलर, ये भी दो है, ठीक है ना, दोनों तरफ है आपके जीभ के नीचे। और तीसरा सब लिंगुअल, ये भी दो है, तो आपके टोटल मिला के 6 हैं।
2 कान के नीचे, ये मेजर वाले सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और 2 आपके इधर जो है मुंह जीभ के आसपास है, और 2 नीचे, तो ये 6 हैं टोटल। थ्रोट जो है, इसमें जो आप फेरिंग्स और वोकल कॉर्ड जो है ना, ये आप अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अब बताया गया है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये। फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस मतलब अन्न नलिका, ये पाइप है आपका जिसमें से भोजन नीचे आ रहा है। यहाँ पर आपने देखा लिवर जो है, लिवर और गॉल ब्लैडर। फिर गॉल ब्लैडर जो है, ये नीचे हल्का सा ग्रीन कलर का जो लिवर के नीचे लगा हुआ है वो है गॉल ब्लैडर। और कॉमन बाइल डक्ट, ये इस बाइल डक्ट के द्वारा ये इसमें भोजन में अपना सारा जूसेस जो है वो मिक्स कर रहे हैं। ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, यहाँ पैनक्रियाटिक जूस यहाँ से आ रहा है और उसमें मिक्स हो रहा है। और स्टमक देखा आपने, और पैनक्रियाज, पैनक्रियाज नीचे है, देखिए ऊपर जो आपको ये दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर है ग्रीन कलर का, और नीचे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो पैनक्रियाज है। दोनों भी, गॉल ब्लैडर जो है वो लिवर के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो लिवर गॉल ब्लैडर ये बाइल जूसेस देते हैं, और पैनक्रियाटिक जो है वो पैनक्रियाटिक जूसेस देते हैं। दोनों का ही मुख्य कार्य क्या है, आपका फूड डाइजेशन करना। अब ये पैनक्रियाज जो है, इसमें अपना इन्होंने अपना सब योगदान दे दिया। यहाँ जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत कहाँ से हुई है, डिओडेनम। तो डिओडेनम पहली शुरुआत का पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। दूसरा जेजुनम, ये जेजुनम यहाँ पर आपको जो ऊपर टॉप पे दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो उसके बाद जो है वो जेजुनम आता है। और ईलियम जो है वो मतलब नीचे आखिरी का जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है। फिर इसके बाद में वहाँ से खाना जो है वो घुसता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो शुरू कहाँ से होती है, वो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर इसको देती है भोजन। और अपेंडिक्स जो है ये आपको जो नीचे एक छोटा सा ये दिख रहा है एक हुक का जैसा, ये अपेंडिक्स है, और यहाँ पर कभी कोई बीज फंस जाता है या कुछ फंस जाता है तो उसका ऑपरेशन करके निकालना होता है। और एनस जो है ये हम अभी लास्ट में आएंगे, रेक्टम एनस, अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं है, अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन में गए हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये क्या होता है, कोलन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, कोलन। ये जो कोलन है ट्रांसवर्स कोलन, यानी कि ये आड़वा, आड़वी जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन। असेंडिंग कोलन यानी कि ऊपर जाने वाला। तो सबसे पहले कौन सा आता है, असेंडिंग कोलन आता है। सबसे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अपेंडिक्स जो है ना, इसके पास कहीं तो भी ये इसमें डालती है, वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है। तो सबसे पहले ऊपर चढ़ता है असेंडिंग कोलन के द्वारा, फिर ट्रांसवर्स कोलन, ये आड़वा वाला पार्ट, और फिर डिसेंडिंग कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन ये ऊपर से नीचे आने वाला। और ये जो सीकम आपको दिख रहा है ना, ये सीकम वो पॉइंट है जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में खाना एंटर होता है। जैसे यहाँ पर डिओडेनम पहला पॉइंट है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एंटर हो रहा है, वैसे ही यहाँ सीकम वो पॉइंट है जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वो एंटर हो रहा है। फिर असेंडिंग कोलन जाता है, फिर ट्रांसवर्स जाता है, फिर डिसेंडिंग आता है, और बस फिर उसके बाद में यहाँ पर ये सिग्मॉइड कोलम और रेक्टम, और रेक्टम के बाद ये एनस, और एनस के बाद मल मूत्र बाहर। इसको मैं डाउनलोड करके आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है, ओके। तो दिस इज बेसिक डायग्राम ऑफ योर कोलन। अब ये जो इसमें पूरे सिस्टम में 5 मीटर के करीब होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, 5 मीटर लंबा, और इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन है जिसको हम कोलन भी कहते हैं वो 1.5 मीटर लंबा है, और इसके असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन 3 भाग होते हैं। और जो इसमें रेक्टम और एनल ये ओपनिंग्स होते हैं जिनके माध्यम से ये बाहर कर दिया जाता है। तो जो उड्डयन है, उड्डयन के क्रिया से क्या होता है, यहाँ पर ये डायफ्राम के इधर प्रेशर पड़ता है, और इधर प्रेशर पड़ने से नीचे के सारे जो मतलब चीज़ें हैं वो आगे
और नीचे पुश की जाती हैं। फिर नौली क्रिया जो होती है उससे भी इस पूरे अंदर जो इंटेस्टाइन्स में जो जमा हुआ वेस्ट है वो भी बाहर आ जाता है। और फिर फाइनली बस्ती क्रिया की जाती है, जिससे ये पूरा जो है आपका इस पूरे इंटेस्टाइन के अंदर जो है शुद्धि किया जाता है। तो ये शुद्धि क्रियाएं जो हमारे थे, ये शुद्धि क्रियाओं को उनको पता नहीं था कोलन क्या है, रेक्टम क्या है, क्योंकि वो उसको दूसरी तरीके से देखते थे और उनकी शुद्धि क्रियाओं को करने का उनका जो ये तरीका था वो इस प्रकार था। और डाइजेस्टिव फूड, तो अब इसमें इसमें होता क्या है, जब मुंह में से जब भोजन आता है तो उसका कार्बोहाइड्रेट का जो पार्ट है वो सलाइवरी ग्लैंड के साथ मिलकर के मुंह में ही डाइजेस्ट होना शुरू होता है। फिर पेट में आने के बाद उसका प्रोटीन वाला पोर्शन जो है वो डाइजेस्ट होने की शुरुआत होती है। फिर लिवर के बाइल डक्ट्स वगैरह उसमें आने के बाद उसके फैट्स जो है वो कट होना, लिपिड्स जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू होते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस मिक्स होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर से सारी चीज़ों में एब्जॉर्प्शन होता है, वापस से सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। और फिर जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है खाना, तब इसमें से काफ़ी कुछ एब्जॉर्ब हो चुका होता है और अब लार्ज इंटेस्टाइन के जो डिसेंडिंग कोलन है, यानी कि बाहर निकलने से बस थोड़ी पहले का, तो वहाँ पे इस पूरे खाने में से जो अब तक वाइटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तो एब्जॉर्ब हो ही चुके, लेकिन अब इसका सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्यों? ताकि इतने सारे जो ये जूसेस हैं, अगर ये वो पूरा पानी बाहर निकल जाए तो हमारे शरीर को इतना 10 लीटर पानी वहाँ से वापस थोड़ी मिलेगा। तो इसलिए वो सारे जो वाटर है और जो लिक्विड कंटेंट है वो सब उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो उसमें भी कुछ अगर गंदगी है और बाहर निकालना है तो वो यूरिन के माध्यम से किडनीज के तरफ जो है वो भेज दिया जाता है और वहाँ पे वो उसका कार्य होता है निष्कासन का। लेकिन यहाँ पे इसका जो कार्य है वो इतना ही है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो सूखा मलमूत्र है जिसमें सिर्फ सामान्य मात्रा में ही पानी है, उसके हिसाब से उसको रेक्टम और एनल के माध्यम से बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर काफ़ी एब्जॉर्ब होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो अपना पूरे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स ये सब एब्जॉर्ब होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स हैं जिनका डाइजेशन हो चुका, वो भी सब जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग पार्ट में और ट्रांसवर्स पार्ट में भी ये सब चीज़ें जो है एब्जॉर्ब होती हैं, लेकिन डिसेंडिंग में मोस्टली वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। Large intestine absorbs sodium along with the large quantities of water. ठीक है, in turn potassium is transported from blood capillaries into the lung. और सोडियम पोटेशियम का पंप हमने देखा था कल, याद है क्या आपको? कहाँ देखा था बताइए? सोडियम पोटेशियम का पंप हमने कहाँ देखा था? पास ही होता है ना? कहाँ? सेल मेम्ब्रेन। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सेल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम का ये पंप होता है और इसीलिए मैंने बताया था आपको उदाहरण देकर कि डायरिया होने पर किस प्रकार पूरे शरीर पे एकदम बच्चे को, इसीलिए जान भी जा सकती है डायरिया में, क्योंकि एक थोड़ा सा भी उसमें जब ये कम हो जाता है जो है सोडियम की संख्या, सोडियम इज नमक, सोडियम क्लोराइड, तो इस वजह से बहुत बड़ी भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि पूरे शरीर में जहाँ जहाँ सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल को कवर करती है उधर पे सोडियम पोटेशियम चैनल ब्लॉक होने लगते हैं, वो कार्य करना कम हो जाता है। तो ये जो सोडियम और पोटेशियम है इनका भी जो मात्रा है ये बहुत बेहतरीन तरीके से ये किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये सोडियम को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और जो पोटेशियम है ये ब्लड कैपिलरीज से ल्यूमन की तरफ जो है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आता है और सोडियम एब्जॉर्ब होके जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्य होता है। और फिर डायरिया से क्या होता है, पोटेशियम का लॉस हो जाता है, इसलिए इसको रिवाइव किया जाता है ORS वगैरह से, ठीक है ना। तो सोडियम जो है शरीर वापस एब्जॉर्ब कर लेता है और पोटेशियम जो है वो बाहर वापस ल्यूमेन के द्वारा जो है वो आता है उसका मेंटेन करने के लिए। तो ओके, अब इसमें हम देखेंगे योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से।
मम्मी अभी खत्म कर दो ना यार, बहुत नींद लगी है मुझे। अच्छा ठीक है 2 मिनट। तो लिक्विड फूड मटेरियल जब हमारे स्टमक में आता है तो उसको 2 से 2.5 घंटे लगते हैं डाइजेशन के लिए और 4 से 6 घंटे लगते हैं पूरे एब्जॉर्प्शन के लिए। ये समय जो है ना, ये याद रखने की बहुत ज़रूरी है। ये 2 से 2.5 घंटे में तक हमारा जो फूड है वो पेट में रहता है। तो पेट में कब तक रहता है, ये अगर उन्होंने पूछा कि ये इसका कितना समय है, तो कितना समय फूड हमारा स्टमक में रहता है, 2 से 2.5 घंटे। और पूरे प्रोसेस में कितने घंटे लगते हैं, 4 से 6 घंटे। इससे ज़्यादा अगर हमारा फूड हमारे सिस्टम के अंदर रहता है तो यही फूड हमारे लिए टॉक्सिन बन जाता है, जिसको कि निकालने के लिए फिर हम शुद्धि क्रियाएं करते हैं। ओके, फिर बाकी की चीज़ें जो हैं ये हमारे जैसे धौती बस्ती है और अश्विनी मुद्रा है, और इन्होंने बताया था ऊपर नौली क्रिया जो है, इस प्रकार की ये सारी क्रियाएं जो हैं ये मतलब ये जो जमे हुए टॉक्सिन्स हैं या जमा हुआ फूड है जो नहीं निकल रहा, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ही जो है कारगर होते हैं और मदद करते हैं। तो ये हमारा दिस वाज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। Tomorrow we can see the circulatory system. Yes.